बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था F एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एसीएम। है ना? और यहाँ पे बहुत एम्फेसिस करके बताया बच्चों कि एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ओनली एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम का इंटरनल फोर्सेज सेंटर ऑफ मास को एक्सलेट नहीं करेगा। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, सो हम लोग कहेंगे क्या बच्चों, एसीएम इज जीरो। दिस इंप्लाइज एसीएम जीरो है बच्चों, कहेंगे वीसीएम कांस्टेंट। ये लास्ट लेक्चर में बता दिया था, सवाल ज्यादा नहीं करवाए थे। वीसीएम कांस्टेंट, वीसीएम लिखे थे बच्चों तो वो आता था m1v1 प्लस m2v2 सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास, तो इधर ले जाकर के कांस्टेंट कर लेते हैं। इसको कहेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड, दैट मींस लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्लियर? लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट अगर उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वन ऑफ द मोस्ट important part of the physics, most important principle of physics, conservation of linear momentum। यहां तक क्लियर है? अब इसको ना थोड़ा सा और ऐसे लिखते हैं बच्चों, इसको भी लिख लेना अभी। F external is equal to M ACM लिखा है, can we write this as Fx external I cap plus Fy external J cap plus Fz external K cap। F को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, that is equal to M X जो है बच्चों ACM है, उसका भी कुछ कंपोनेंट x डायरेक्शन में हो सकता है, कुछ कंपोनेंट y डायरेक्शन में हो सकता है। अब ये लग रहा था ये एक इक्वेशन है, बट एक्चुअली में ये तीन इक्वेशन है। क्या लिख सकते हैं इसको? Fx एक्सटर्नल जस्ट न्यूटन्स लॉ जैसा, वहीं से स्टार्ट किया। Fx external is equal to mass into AXCM। इससे बता सकते हैं I का कोएफिशिएंट जितना इधर उतना ही I का कोएफिशिएंट इधर। सिमिलरली Fy एक्सटर्नल, सारे बच्चे अपने नोटबुक में लिख लेंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जहां पे नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो नहीं हो सकता।
सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेट्स एक्स एक्सिस में, कि एक्स डायरेक्शन का एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो, सो क्या कहेंगे, देन वी विल से दैट एक सीएम जो जाएगा दैट विल बी जीरो, दिस इंप्लाइज VXCM that will be constant. VXCM जब लिखोगे तो आ जाएगा P1x, मतलब m V1x x डायरेक्शन का मोमेंटम, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, P1x प्लस P2x प्लस P3x दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसका मतलब लीनियर मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शंस विल रिमेन कंजर्व. बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये बेसिक है, जिसको ये समझ में आ गया जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो यही सबसे मेन चीज है. क्या है मैं बता रहा हूं, सपोज एनी हाउ अगर मुझे पता चल गया कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो इधर, सो वी कैन अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग दिस डायरेक्शन. अब कभी कभी बच्चे इस कंसेप्ट को गलत ले लेते हैं. मान लो कोई बॉडी पे, एक बॉडी है जिसपे फोर्स इधर लग रहा है, सपोज F. क्या सर नेट फोर्स तो इधर है, तो इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो है. ये तो गलत स्टेटमेंट होगा ना. अगर नेट फोर्स इधर है, इट डजंट मीन कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है. इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, उसका एक कंपोनेंट है. अगर नेट फोर्स बच्चों इधर है तो इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, बट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर नेट फोर्स जीरो होगा, सो इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इससे में बच्चे स्ट्रगल करते हैं, खुद से नहीं सोच पाते हैं. मैं फिर से एक बार स्टेट करता हूं, सपोज हमें पता चल गया कि नेट फोर्स इधर है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है. सो कोई कहेगा सर नेट फोर्स इधर है बट इधर नेट फोर्स नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है. इधर नेट फोर्स है, इसका कंपोनेंट कुछ है. इधर लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, इधर लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, बट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो ये स्टेटमेंट नोटबुक पे होना चाहिए, लिख लो ये. अब मैं एक सवाल से ये स्टार्ट करता हूं, कैसे इस कंसेप्ट को यूज करना. एक स्टैंडर्ड सवाल से स्टार्ट करता हूं बच्चों, बहुत इजी नहीं, ठीक ठाक सवाल. ये समझ लिया तो आज का क्लास सफल रहेगा. सीखा. बच्चों ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम. ये हाइट लेट्स h है, ये लेंथ जो है वो बेस लेंथ L, and this surface is smooth. तुम लोग भी डायग्राम ड्रॉ करो. सरफेस इज स्मूथ. ये भी स्मूथ.
सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इसको छोड़ दिया। अच्छा, ये ब्लॉक वेज जो इधर मूव कर सकता है, ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन आ सकता है विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। और याद होगा ये एच.सी. वर्मा में, सॉरी, लास्ट सॉल्व एग्जांपल है न्यूटन्स लॉ का, है ना, ये करवाया भी है। अगर मैं पूछ दूं कि जैसे ही रिलीज किया तो कितना एक्सेशन होगा कैपिटल एम का। मल्हार पटवर्धन नहीं आता है क्या करना, कभी किया है ऐसा? किसी को याद आ रहा है? यस सर। तो सेंटर पे जो बैठे हैं तो कोई कंप्यूटर चालू करके वहां पे बैठ के देख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये चाहिए, हेडफोन चाहिए बच्चों। सेंटर पे आओ तो हेडफोन लेके आओ, सो यू विल गेट द कंप्यूटर। कभी ऐसा हो तो कर सकते हो ऑनलाइन। तो अच्छा, सवाल ये है, in which direction linear momentum of the system will remain conserved? Which direction linear momentum क्या y एक्सिस में कंजर्व रहेगा कि along the incline कंजर्व रहेगा या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा सिस्टम का? ओके, तो बात करते हैं बच्चों, अगर हम बात करें सिस्टम, तो एक्सटर्नल फोर्सेज कौन कौन से है? कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्सेज है, काउंट करो ऑन द सिस्टम। तो कैपिटल एम जी, स्मॉल एम जी, एन, और कोई है क्या एक्सटर्नल फोर्सेज? ये दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल लगाना होगा जो कि इंटरनल है। तो देखो तो यार, एक्सटर्नल फोर्सेज जो भी ड्रॉ किए किधर है, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट है क्या एक्सटर्नल फोर्स का? फ्रिक्शन है नहीं। दैट मींस एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो नेट फोर्स तो जीरो ही होगा। सो एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, क्योंकि कोई है ही नहीं। सो लीनियर मोमेंटम in x direction will remain conserved. और अनुष्का ने पूछी है, so if there would be friction also, then we need to calculate it. Yes, अगर फ्रिक्शन होगा देन काउंट करें। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है यहाँ, तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस लगेगा, फ्रिक्शन एक्स डायरेक्शन में लगेगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहे। लेकिन सवाल ये आता है
सर यहाँ तो अभी स्मूथ रहते हैं, यहाँ फ्रिक्शन अगर है यहाँ पे है तो क्या एक्स डायरेक्शन में अभी भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? हर्षिता, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन हो बट यहाँ पे नहीं है, यस, तब भी लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में सिस्टम का कंजर्व रहेगा, बिकॉज ये जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो इंटरनल हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। चलो, तो अभी तो हमने सबने सबको समझ लिया। अच्छा, दूसरा सवाल, वाई डायरेक्शन में क्या इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का? वाई डायरेक्शन में क्या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? नहीं सर। हमें नहीं पता है कि m जो है ये कैपिटल M जो है स्मॉल m g के बराबर है क्या? अलग हो सकता, अलग होगा, होगा ही, अलग ही होगा तो नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें दिखेगा कि ये नीचे आ रहा है। पहले इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 था, फिर ये नीचे आ रहा है, वेलोसिटी गेन कर रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल, BXCM क्या रहेगा बच्चों? BXCM वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा सिस्टम का? सिस्टम का एक्स डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा, एंड इनफैक्ट इस केस में 0 है, क्योंकि जिस समय रिलीज कर रहे हैं दोनों रेस्ट में है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो VXCM थ्रू आउट 0 बच्चों। यस सर। चलो, कांस्टेंट भी नहीं, 0 इनफैक्ट। थर्ड सवाल, क्या डेल्टा XCM होगा कुछ? डेल्टा XCM क्या होगा बच्चों? इज इट पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? 0 0 होगा, क्योंकि जब VXCM है सेंटर ऑफ मास का, एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे डिस्प्लेस होगा? नहीं होगा। तो बच्चों एकदम सिस्टम समझना। सो व्हाट वी विल कंक्लूड कि डेल्टा XCM जो है दैट विल बी 0। और जब समझ में आ रही है बात? अंशु, आशीष, ओम, ओजस, 4 लोग एक साथ बैठे हो। पांच लोग यार, कैसे देख रहे हो? सॉरी मैं आ नहीं पाया। और कोई कंप्यूटर ऊपर जाकर स्टार्ट कर सकते हो, कंप्यूटर स्टार्ट कर लो। फैकल्टी रूम में बैठ के कंप्यूटर स्टार्ट करके ज्वाइन कर सकते हो, उसमें देख सकते हो तुम। चलो बच्चों, थर्ड फोर्थ सवाल, अब कहानी आती है जो मुझे पूछना था, जो मैं सवाल पूछता है यहाँ पे। When a small m will reach bottom, find displacement in capital M। यही सवाल था, ओरिजिनल सवाल यही था बच्चों, कि इसको जब छोड़ दिया, when this will reach here, जब ये यहां पे पहुंचा है बच्चों, जस्ट यहां पे पहुंचा है, at this moment ये कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, किधर हुआ होगा? ये पीछे गया होगा या आगे जाएगा? कैपिटल M। तो न्यूटन्स लॉ से तुम कह सकते हो कि सर जब ये ब्लॉक ऐसे आ रहा है तो ये ब्लॉक इस पे नॉर्मल इधर लगा रहा, तो ये इधर एक्सेलरेट करेगा, सर्टेनली इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, अनलेस इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है x1,
ये x1 निकालना है। तो उस समय ब्लॉक कैसा हो जाएगा बच्चों, ब्लॉक ऐसा रहेगा, ये छोटा वाला ब्लॉक यहां रहेगा। सो व्हाट इज x1, ये निकालना बच्चों, यही टारगेट है। तो हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, देखो यहां से डेल्टा एक्सएम जी, और किसी को याद है डेल्टा एक्सएम क्या होता है, m1 डेल्टा x1 प्लस कितना होता है। तनिषा आंसर सही नहीं है बच्चों, ये क्लियर डेल्टा एक्सएम मैंने बताया था, डेल्टा एक्सएम इक्वल टू, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। m1 कैपिटल एम को लेता हूं, कैपिटल एम, कैपिटल एम का डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का कितना होगा, कैपिटल एम तो रिजिड बॉडी है, सेंटर ऑफ मास कहीं भी होगा बच्चों, पूरा बॉडी आया x1, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी x1 इधर आया है, तो साइन के साथ लिखूं तो -x1। स्मॉल एम बच्चों, स्मॉल एम कहां गया, यहां से यहां पहुंच गया है। तो स्मॉल एम के बारे में बता सकता हूं क्या, अगर मैं इसमें बैठ के देखता तो ये इसके रेस्पेक्ट में एल डिस्टेंस इधर गया, बट ओवरऑल ये बॉडी x1 इधर आया है, तो कैन वी से कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट ये जो है एल आगे गया है उसके रेस्पेक्ट में, और x1 पीछे आ गया, वो बॉडी एल माइनस x1 इस डायरेक्शन, और यहां से दिस शुड बी इक्वल टू 0, x1 विल बी, सॉल्व कर लो, बच्चों आज बहुत स्लोली मैंने एक सवाल करवाया है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बेसिक सवाल है, ये तो आना ही चाहिए। लोकेश पाटिल क्लियर ये, मैं एक बार और बताता हूँ कि एल माइनस x1 कैसे आया। एक तो बच्चों देखो डायग्राम से मैं दिखा रहा हूँ कि ये कैपिटल एम जो है ना, x1 डिस्टेंस आगे आ गया है, कैपिटल एम x1 सॉरी पीछे आ गया इधर। अब ये ब्लॉक देखो यहाँ पे है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ है ना, यहां पहले था अब यहां है, एंड व्हाट इज दिस L, व्हाट इज दिस x1, तो ये कितना है, दिस इज L, दिस इज x1, तो यहां से यहां गया तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट इधर। दूसरा तरीका ऐसे समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा, इसको ना जो भी प्रोसेस हुआ ना वो 2 स्टेप में करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहां से यहां लिख चले जाते हैं समझने के लिए। तो ये m को हमने l डिस्टेंस आगे लेके गया, l डिस्टेंस को रोक के रखा, और फिर x1 डिस्टेंस पीछे ले आओ, तो नेट आगे कितना ले गए, आंसर क्लियर। आवाज नहीं आई, नहीं तो कम से कम नहीं बोल दो, कुछ तो बोलो। चलो यार मैं क्या ही करूं, कुछ आवाज ही नहीं आ रही। यस नो, मे भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आर्य जोशी फाइनली उसने मैसेज किया कि सर समझ में आ गया। चलो सवाल पूछने के बाद ना जब आ जाए समझ में, बोलना नहीं आया तो बोलना नहीं सर नहीं समझा, चुप मत रहा करो। तो इसमें कहानी और भी है, मैंने कहा था कि अच्छा सवाल है।
देखो मैंने थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा भी चेंज किया, लेट्स ये थोड़ा सा लास्ट में ऐसे स्मूथ हो गया और फिर ये लगभग एंगल 0 हो गया है, ऐसे टच कर रहा है और ब्लॉक यहाँ से फाइनली इसको लीव कर दिया स्मूथ, कहीं कोलिजन टाइप का नहीं होगा। कोलिजन होगा तो किस टाइप का कोलिजन है तो वो सारी चीज बताना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ा स्मूथली ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ जाता है। तो अगर सपोज इसने इस ब्लॉक को जब छोड़ रहा है उस समय हॉरिजॉन्टल हो गया वेलोसिटी और वो हो गया सपोज v0, तो उस समय तक कैपिटल M का वेलोसिटी क्या होगा v1, when it will reach to the bottom। तो इसका अगर वेलोसिटी v0 है तो कैपिटल M का वेलोसिटी कितना होगा। एंड assuming we are neglecting collision at the end point, अगर ऐसा होता तो ये आके फिर सरफेस पे कोलाइड करता। बच्चों आते हैं यहाँ पे, फिर से हम लोग ये सिस्टम ले लिए और सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स किधर है, सिर्फ वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में नहीं है। तो हमने क्या लिखा बच्चों, VXCM कांस्टेंट, कांस्टेंट का इस केस में तो इनफैक्ट 0 है। अब बताओ ये जो वेलोसिटी मैंने लिखा है v0, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल में हम लोग लिखेंगे दिस इज mv0, mv0 इधर है बच्चों तो पॉजिटिव और इसका है कैपिटल M और इधर है v1 प्लस कैपिटल M, v1 इस डायरेक्शन में शुड बी राइट माइनस v1 होल डिवाइड बाय टोटल मास, या लीनियर मोमेंटम लिखे, लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, दैट इज w0। सो यहां से आ जाएगा बच्चों v1 इज इक्वल टू अ स्मॉल m v0 डिवाइड बाय, आई बात समझ में। सो ये रिलेशन, दिस रिलेशन, या इसके पास पिछले वाला जो रिलेशन निकाला था कि स्मॉल m जब यहां पहुंचेगा तो ये कितना डिस्प्लेस होगा सर। इन बोथ द केसेस, अगर मैं ये कहता कि ये रफ भी होता, ये सरफेस रफ भी होता तो दैट रिलेशन विल रिमेन स्टिल वैलिड। यस आर जोशी बोलो। सर वो नीचे सिर्फ कैपिटल एम रहेगा। प्लस एम कैसे होगा। Yes, sir. सॉरी Yes. कैपिटल एम गलती से लिखा है ना, एम वी नॉट डिवाइड बाई कैपिटल एम, लेकिन ये वी नॉट मैंने लिख दिया, वी नॉट किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है समझ में आया। तो ये रिलेशन और इसके पिछले वाला रिलेशन दोनों वैलिड रहेगा अगर ये रफ भी है स्टिल। ओके बच्चों, लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि फाइंड वी नॉट, ये बहुत बढ़िया सवाल हो जाएगा। तीसरा सवाल, फाइंड वी नॉट, किस वेलोसिटी से ये इसको लीव करेगा। क्लियर बच्चों। तो देखो हमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ लिया, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से, मोमेंटम कंजर्वेशन से ये रिलेशन लिख दिया। वर्क पावर एनर्जी में अगर हम देखें तो अभी हमने कह दिया कि स्मूथ है, ये तो स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, स्मूथ वाला ले रहा हूं कंसेप्ट, फ्रिक्शनलेस। मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। So loss in gravitational potential energy, वर्क पावर एनर्जी और सेंटर मास के कंसेप्ट पे, दोनों के मिक्स कंसेप्ट पे बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। तो फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन
what we will write, a small mg into capital H, losing potential energy, short में लिख रहा हूं, gaining kinetic energy, half a small m v naught का स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v1 का स्क्वायर। चूंकि एनर्जी है तो निगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं है। हमें बच्चों v0 चाहिए, रिप्लेस v1 फ्रॉम हियर, यहां से v1 यहां पे पुट कर दो एंड यू विल गेट v0। ये जो सवाल करा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब बच्चों सपोज एक प्लैंक है जिसका मास m है और ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, म्यू 0 है, सपोज आइस पे रखा हुआ, और ये प्लीज सिमिलर कॉन्सेप्ट है बच्चों कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और क्या किया, ये इसका लेंथ लेट्स l है, अब ये आदमी यहाँ से यहाँ वॉक कर रहा है सूट के, अभी खड़ा था, रेस्ट में था, पूरा सिस्टम रेस्ट में था। नाउ मैन starts walking and reach to other, यहां से यहां पहुंच गया, तो क्या लगा, प्लैंक रेस्ट में रहेगा या प्लैंक मूव करेगा? मूव करेगा सर। प्लैंक मूव करेगा। और ये कॉमन एक्सपीरियंस है बच्चों, स्मूथ सरफेस पे रहेगा, तुम आगे जा रहे हो इसका मतलब प्लैंक को तुम पुश करो, तुम्हें आगे फ्रिक्शन पुश कर रहा है और उसी फ्रिक्शन प्लैंक को पीछे पुश कर रहा होगा, तो ये न्यूटन्स लॉ भी समझ से आ जाएगा। सो ये प्लैंक पीछे जाएगा। सो व्हेन man reach to other end, let's this moves by distance x1। जो पिछला सवाल था बच्चों एग्जैक्टली उससे आसान सवाल वैसा ही है, बट और उससे आसान है। वाई डायरेक्शन को हमें कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, मोशन ही नहीं है वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, ये इसमें जो फोर्स लगा है वो इंटरनल है। फटाफट बता दो यार क्या हो जाएगा इसमें, इक्वेशन सेम ही रहेगा। मैं ये पूरा लाइन लिख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ये समझते बिना समझे ही कर लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्स 0 है बच्चों एक्स डायरेक्शन में, तो इसका मतलब Vxcm कांस्टेंट होगा, लेकिन इस केस में अभी Vxcm इनिशियली 0 है, इनिशियली, सो Vxcm will remain 0 throughout। This implies डेल्टा xcm 0। देखो पूरा दोबारा मैंने ये पूरा चीज बता दिया। एग्जैक्टली सेम सवाल बच्चों, कैपिटल M x1 पीछे आया माइनस x1, दैट इज कैपिटल M, स्मॉल m जो है इसके रिस्पेक्ट में l डिस्टेंस आगे गया है, ये प्लैंक पीछे आया x1, तो एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आएगा। एक ही सवाल 2 बार किया, आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा।
बोलो बच्चों, ये क्लियर ना? Yes. मान लो बच्चों कि दो दोस्त हैं, एक का नाम ए ले लिया, एक दूसरा बी है, थोड़ा हेल्दी सा है, इसका मास सपोज 2m है और इसका मास सपोज स्मॉल है, और कैपिटल एम प्लैंक का मास सपोज 3m, ऐसा ले लिया बच्चों। प्लैंक का मास 3m। बच्चों तो ये ले लिया, एक दोस्त का मास m, दूसरे का 2m, प्लैंक 3m, और ये फ्रिक्शनलेस है, और ये प्लैंक के बीच का डिस्टेंस, प्लैंक का लेंथ है l। अब ये दोनों दोस्त ने डिसाइड किया यार थोड़े गले मिलते हैं, है ना, बहुत देर हो गई। क्या क्या ये दोनों चलना शुरू किए एंड बोथ कम टू सेंटर एंड मीट। ओके बच्चों, तो दोनों ने चलना शुरू किया और बी से मिला, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा प्लैंक का? क्या लग रहा है बच्चों? ये दोनों मूव किया तो किसके अकॉर्डिंगली प्लैंक डिसाइड करेगा किधर मूव करेगा? 2m डोमिनेट करेगा, है ना? किसका मास ज्यादा? तो ये अगर इधर आ रहा है तो लग रहा है कि प्लैंक ओवरऑल इधर जाएगा। तो मान लो कि प्लैंक चल गया इधर, चल गया सपोज डिस्टेंस x1, प्लैंक चल गया डिस्टेंस x1, और मुझे पता है, अब पूरा नहीं लिख रहा हूं बच्चों, पूरा कहानी दिमाग में आने चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स 0, VXCM कांस्टेंट, इस केस में VXCM 0, तो डेल्टा XCM 0। मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूं यहां से। तो पहला प्लैंक, प्लैंक का डेल्टा x क्या होगा? प्लस x1 इधर। बी का डेल्टा x1 क्या होगा? बी का डेल्टा x2 बच्चों कितना होगा? तो b यहां से यहां पहुंचा है, l/2 डिस्टेंस चला है, लेकिन l/2 डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में? प्लैंक के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चला है ये इस डायरेक्शन में? तो बता सकते हैं क्या? ये इसके रेस्पेक्ट में l/2 आगे चला, पहले से समझो, और फिर प्लैंक को x1 पीछे कर दिया, तो कैन वी से ये l/2 माइनस x1 चला है इस डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस। और ए ब्लॉक डेल्टा x3 लिख देता हूं, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूंगा? इसके रेस्पेक्ट में ये l/2 चला, प्लैंक के रेस्पेक्ट में, इसको l/2 चला दो और फिर प्लैंक को इधर x1 कर दो। सो आर यू कंफर्टेबल टू से l/2 प्लस x1 इधर इधर, इसलिए पॉजिटिव। अनुष्का, यहां तक समझ में आया? यस सर। स्टार्ट करते हैं बच्चों। टोटल x1 निकालना है, तो 3m इंटू x1
प्लस 2m इंटू माइनस है बच्चों, माइनस L/2 प्लस x1 प्लस x माइनस x1 और प्लस स्मॉल m इंटू L/2 प्लस x1 दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो तो 3mx1 प्लस 2mx1 प्लस mx1 6mx1 that is equal to m into L/2, so x1 will be L/12। तो मैंने सही सॉल्व किया, मंसूर आंखें क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. निर्मिति दे रहे, समझ में आ रहा है? ये एक ही टाइप के सम ले रहा हूँ बच्चों, बहुत ज्यादा ले ही नहीं रहा हूँ। तो मेरी तरफ से आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हारा डाउट लूंगा। ये सपोज सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ग्रुप बना हुआ है ब्लॉक में और स्मूथ सरफेस है, म्यूजिकल टू 0 है। इसका मास लेते हैं बच्चों कैपिटल M। इसका रेडियस लेते हैं कैपिटल R और इस बॉल का मास ले लेते हैं स्मॉल m और इसका रेडियस ले लेते हैं स्मॉल r। तो बॉल का भी रेडियस, एंड दिस सरफेस इज स्मूथ, सरफेस इज स्मूथ। ये सेंटर हो गया बच्चों, यहां से मैंने रिलीज कर दिया सिस्टम को। अब बताओ क्या लग रहा है, क्या होगा? स्मॉल m नीचे आएगा क्या? स्मॉल m जब नीचे आएगा तो कैपिटल M किधर जाएगा? कैन यू गेस इन विच डायरेक्शन द कैपिटल M विल गो? इस डायरेक्शन को बच्चों राइट लिख लेते हैं और इस डायरेक्शन को लिख लेते हैं लेफ्ट। ये बता रहा हूं आज का लास्ट सवाल है, फिर तुम्हारे सारे डाउट्स लूंगा। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। System is released from rest. पहले इसके मोशंस को थोड़ा एनालाइज करता हूं। When it will go down, जैसे से ये नीचे आ रहा है बच्चों, ये एक्सलेट इधर कराइए, इधर मूव कर रहा है। जब ये यहां पहुंचा होगा, इसका वेलोसिटी अगर सपोज अभी v1 होगा
तो इसका इधर वेलोसिटी जो हो जाएगा कुछ v2 होगा, कैपिटल M का। इसके बाद ये ऊपर जाना शुरू करेगा बच्चों, तो क्या इसका वेलोसिटी v2 अभी और बढ़ेगा या कम होना शुरू हो जाएगा? कैन यू गेस? कम होगा कम होगा। ऐसा क्यों होगा? कम क्यों होना शुरू हो जाएगा? सर, क्योंकि वो उसका जो फोर्स होगा वो राइट डायरेक्शन में लगेगा तब। क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब दिया। किसने दिया जवाब? आयुष। क्या बात, बहुत ही बढ़िया है, एकदम सही, एकदम खुश कर दिया। कहा कि सर पहले इस पे जो फोर्स था ये इधर था, इसलिए इधर एक्सेप्ट करता था, जब इधर गया तो फोर्स इधर लगाएगा, इसलिए अब एक्सेलेरेशन इधर होगा, वेलोसिटी इधर, एक्सेलेरेशन इधर, सो वेलोसिटी कम होने लगेगा बच्चों। और ये दे दिया स्मूथ सरफेस, ठीक है ना। हालांकि कोई ऐसे भी सोच सकता है, मतलब ये फोर्स मेथड से, न्यूटन लॉ से बहुत अच्छा सोचा, मैं भी एक्सपेक्ट यही कर रहा था तुम लोगों से। और इसको कोई ऐसे भी सोच सकता है कि जैसे ऊपर जा रहा है इसका भी स्पीड कम होगा, एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, यहाँ के बाद पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी घट गई। बट फोर्स मेथड इज मोर सही था। When it will reach here, क्या ये यहां तक पहुंच पाएगा? Will it reach here? यस सर। मल्हार ने कहा कि पहुंचेगा, यस। अगर ये स्मूथ है बच्चों, अगर ये स्मूथ है तो एनर्जी कंजर्व रहेगा, और यहां से स्टार्ट किया, अभी वेलोसिटी दोनों का जीरो है, तो फिर घटते घटते इट विल रीच एट अदर एंड। तो पहला सवाल, when एकदम सही सही आना चाहिए। कौन बताएगा? सब अपने नोटबुक में लिखो, किसी को भी कहूंगा कि ऑन करके दिखाए कि कितना आया है। चलो बच्चों, ये भी फिर से जो पिछला सवाल था वैसा ही एग्जैक्टली है। सबसे पहले तो देखते हैं कि कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में ये बॉल ने कितना दूर गया है। बच्चों ये यहां से यहां तक गया है, तो ये टोटल है बच्चों 2 कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r माइनस आर विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। किसका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्मॉल एम। आई बात समझ में? तो अगर सपोज कैपिटल एम बच्चों की यहां से यहां चला गया, लेट्स से डिस्टेंस x1 गया है कैपिटल एम, सो कैपिटल एम का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूं कि माइनस x1 है, क्योंकि इधर है, तो स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट 2 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसके रिस्पेक्ट में इतना इधर एज ए होल इसको मूव कर दिया। बोलो ये सही लिखा? डेल्टा एक्स सी एम 0। तनिषा क्लियर? ये तो डायरेक्टली तुम लोग रिजल्ट लिख सकते हो यार, कितना सारे कर लिए हैं सवाल। x1 will be a small m 2r minus a small r divided by small m plus capital M। अंशु राठी समझ में आया क्या? ओम देव रे? यस सर।
तो अभी तक Yes, हमने sir. सवाल सिर्फ एक ही टाइप के करवाए हैं आज, मतलब कुछ सिलेबस तो आगे बढ़ा ही नहीं। इसको मिटा रहा हूं। बच्चों मैं अगर बोल दूं यहाँ पे कि जिस समय स्मॉल एम बॉटम पहुंचा है उस समय कैपिटल एम का वेलोसिटी क्या है। तो दूसरा सवाल, व्हेन बॉल इज at lowest point, find speed of capital M. Speed of capital M. So, तुम लोग क्या कहोगे सर, जिस समय ये यहाँ पे आया है, लेट्स इसका स्पीड v1 है और ये v1 जो लिख रहा हूं बच्चों, ये लिख रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो v1 स्पीड में मान रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसका इस समय है v2। और क्या कंसेप्ट लगाएंगे, बच्चों सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स है क्या, नहीं। फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन in x direction जो x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिकॉज x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ये हो जाएगा फॉर्मूला, स्मॉल m इंटू v1 इधर प्लस कैपिटल M इंटू v2 इधर, इसलिए साइन माइनस v2, इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 तो फाइनल भी 0, फाइनल इक्वल टू इनिशियल। तो अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, मैं ऑलरेडी डेल्टा बता, के प्लस डेल्टा यू 0. हाँ बोलो ओजस। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू 0. डेल्टा के प्लस डेल्टा यू 0, तो फटाफट बताओ क्या लिखूं, इक्वेशंस बताओ। हाफ स्मॉल m v1 स्क्वायर हाफ स्मॉल m v1 स्क्वायर, एकदम सही, आगे प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर बहुत बढ़िया, माइनस mg r स्मॉल आर या कैपिटल आर, कैपिटल r से कैपिटल आर या कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल r. यहां था अभी कहाँ है, यहां है, सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो बच्चों ये v1 निकल जाएगा क्या, v2 निकल जाएगा, क्योंकि v1 यहां से रिप्लेस कर दोगे हो जाएगा। यस सर. यस सर। v1 निकल जाएगा। बच्चों जेई एडवांस लेवल का सवाल कभी रिविजन्स में भी मैं कराता हूं। तीसरा सवाल लिखना, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 4-5 स्टार कर दो। When it is at bottom,
What is normal force by capital M on a small m? Find normal force exerted by capital M on the ball when it is at lowest point, at bottom of the track. When it is at bottom of the track. जो थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ मैं एक बार बोल देता हूँ संक्षेप में जो डिस्कस कर रहे थे। क्या था बच्चों, दो ऑब्जर्वर एक ग्राउंड में है, कैपिटल एम में है। ये बॉल का मोशन सर्कुलर पाथ पे किस फ्रेम में दिखेगा? तो बच्चों ने बताया, तुम लोगों ने बताया कि सर कैपिटल एम में बैठ के देखेंगे अगर तो ये दिखेगा सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ नहीं होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ा ऑर्बिट होगा बिकॉज कैपिटल एम भी मूव कर रहा है। पहला पॉइंट लिखने की कहा। दूसरा कि जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो एट दिस इंस्टेंट व्हेन इट इज एट द बॉटम, ये बॉल किस स्पीड से सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा है? क्या v1 से? v1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड है और इसका इस समय स्पीड है v2। तो इसके रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर पाथ पे v1 प्लस v2 स्पीड से मूव कर रहा है। इज इट क्लियर? v1 से नहीं, v2 से नहीं, v1 इधर v2 इधर, रिलेटिव हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बच्चों, या इसी में लिख देते हैं दूसरे में ही, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो कितने रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है बच्चों? r नहीं, ये सेंटर ऑफ मास जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है r माइनस r के पाथ। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट बच्चों, जब हम कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो कैपिटल एम का फ्रेम ऑफ कैपिटल एम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? क्योंकि बच्चों हमें न्यूटन्स लॉ अगर लिखना है तो हमें तो देखना पड़ेगा ना इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। अभिषेक गुप्ता, कैपिटल एम का फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल? क्योंकि न्यूटन्स लॉ आगे लिखने वाले हैं। तो जो कैपिटल एम जब ऐसे नीचे आता, कैपिटल एम एक्सलेट कर रहा था, कुछ एक्सेशन था, वेरिएबल था। कौशल ने कहा नॉन इनर्शियल है। कैपिटल एम का फ्रेम नॉन इनर्शियल था जब बॉल यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है। बट जब बॉल यहाँ पे है बच्चों, देखना इंपॉर्टेंट चीज, जब लोएस्ट पॉइंट पे है तो ये नॉर्मल फोर्स इधर लगा रहा है। तो कैपिटल एम पे, कैपिटल एम को सिर्फ कंसीडर करो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी फोर्स नहीं है क्योंकि नॉर्मल तो इधर है। सो एट दिस इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट की बात किया जा रहा है उस इंस्टेंट पे कैपिटल एम इनर्शियल फ्रेम है। आई बात समझ में? ये अच्छी चीज है। सो कैपिटल एम फ्रेम इज इनर्शियल, लेकिन बस उसी मोमेंट पे, at the moment when it is at, when ball is at lowest point, and ball is मतलब हमें सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे पॉइंट्स है बच्चों, बहुत सारे लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, जितना पता नहीं होता है।
तो अब हम सूडो फोर्स नहीं लगाएंगे। अब रियल फोर्सेस देखेंगे, क्या है रियल फोर्सेस? एन, और कौन सा है बच्चों? स्मॉल एम जी। सो व्हाट इक्वेशन वी विल राइट? एन ऊपर, स्मॉल एम जी नीचे, दैट इज इक्वल टू एम v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, बिकॉज इसी स्पीड से मूव करा सर्कुलर पाथ पे, अपॉन r माइनस स्मॉल r। सो यहां से n निकल जाएगा बच्चों। दिस इज एक्सीलेंट क्वेश्चन। मैंने 4 स्टार मार्क 5 स्टार मार्क करवाया। आई जोशी, क्या ये क्लियर? यस सर। चलो बच्चों फटाफट अब आते हैं जो तुम्हारे डाउट थे। मैंने तो बड़े बड़े सवाल ले लिए, प्लैंक वाला टाइप हम नहीं करवाया, तो सबसे पहले थर्ड सवाल लेते हैं। इस टाइप का सवाल नहीं किया, बट अब तुम समझ जाओगे बहुत इजीली। तो सेक्शन बी B3 कर लेता हूं। प्रोजेक्टाइल को ना प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, और जब ये यहां पहुंचा है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ये 2 फ्रैगमेंट में बट गया। क्या हो गया बच्चों? 2 फ्रैगमेंट में बट गया। और वो जो एक्सप्लोड हुआ है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण हुआ है। तो इंटरनल फोर्सेस के कारण जब हुआ तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जो पहले मोमेंटम था बाद में भी वही रहेगा। तो कहता है कि एक जो है वो रेस्ट में आ गया, तो दूसरा उस समय कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो उसका मास सपोज 2m मासेस, प्रोजेक्टाइल का मास 2m ले लेते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों फोर्स जो लग रहा है, और जब एक्सप्लोड करता है तो टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। तो अगर mg जैसे फोर्सेस को ऐसे भी नेग्लेक्ट करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करेंगे, तो 2m इंटू इनिशियल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 10√2, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन इसका वेलोसिटी 0, और ये x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन करेगा, और दूसरे m का हो जाएगा v2। सो v2 आ जाएगा बच्चों कितना? 20√2। आई बात समझ में? और क्या पूछा है? हाउ फार फ्रॉम द गन डज द अदर फ्रैगमेंट लैंड? तो देखो अभी फ्रॉम द गन से पूछा, तो ये डिस्टेंस तो पता ही है, ये तो पता ही है। और सुनना बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास कहां लाई करने वाला था? अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर, बट एक्सप्लोजन हुआ है तो सेंटर ऑफ मास अभी भी यही लाई करेगा, बिकॉज एक्सप्लोजन जो था इंटरनल फोर्सेस था। तो अदर फ्रैगमेंट कुछ इधर जाएगा, सो दैट किसका सेंटर ऑफ मास, इसका और इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा। तो ये डिस्टेंस सपोज इसका रेंज r है, तो ये डिस्टेंस है r/2, ये भी डिस्टेंस है r/2। क्योंकि मासेज इक्वल है, तो तुम इजीली बता दोगे कि ये भी डिस्टेंस हो जाएगा r/2। तो जो भी इसका रेंज था, तो अदर फ्रैगमेंट का डिस्टेंस जो आ जाएगा कैन बी राइट
3r/2 will be the answer. Clear? Because center of mass का मोशन वही रहेगा, ब्रेक हुआ या ब्रेक नहीं हुआ, सेंटर ऑफ मास will move like this. External forces सेम ही है. Is it clear? D6 में कहा कि बच्चों एक बैलून है और उसको पकड़ के एक आदमी, एक मंकी जो है या आदमी जो है वो हैंग कर रहा है. अब बच्चों ये इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम है तो इस पर फोर्सेज कौन कौन सा लग रहा है? फोर्सेज जो लग रहा है, इसका वेट लग रहा है स्मॉल mg, बैलून का वेट लग रहा है कैपिटल mg, और लग रहा होगा बॉयंसी. अब जब दे ही दिया कि ये इक्विलिब्रियम है तो काइंडली से दैट कि जो B है वो ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर रहा है. B जो है ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर रहा है. मतलब नेट फोर्स 0 है. अब ये मैन ऊपर चलना शुरू किया. अब मैन ऊपर जाएगा बच्चों, तो ऐसे भी समझना, वो पुल करेगा स्ट्रिंग को, तभी तो ये ऊपर जाएगा, तो ये बैलून नीचे आएगा. बट अगर हम कहते हैं इसके रेस्पेक्ट में, अगर ये h डिस्टेंस गया है ऊपर, चूंकि सेंटर ऑफ मास का y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो YCM 0 होगा. इन द सेम कंसेप्ट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे, डेल्टा YCM 0 होगा. तो मैन का अंशु, मान लो ये बैलून नीचे आया है y1 डिस्टेंस से बैलून, तो मैन ऊपर कितना से गया है? मैन ऊपर गया है h माइनस y1 डिस्टेंस से. इज इट क्लियर? इसके रेस्पेक्ट में h गया, बट बैलून अब y1 नीचे आ गया. माइनस कैपिटल M इंटू y1, दैट इज इक्वल टू 0. सो y1 कितना आ जाएगा? सिमिलर कंसेप्ट, mh डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M. And so is it same questions? चलो आज के लिए इतना ही. अनुष्का का सवाल है कि पोटेंशियल एनर्जी जब लिखते हैं बॉडी का और सेंटर ऑफ मास में क्या रिलेशन है. तो बहुत अच्छा सवाल पूछिए कि मान लो कोई बॉडी, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो उस पूरे बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो इस एलिमेंट का अलग, इसका अलग होगा. ऐसा टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू कैन राइट mg, और इसका हाइट, सेंटर ऑफ मास का हाइट लिख देना. ये टोटल मास mg और सेंटर ऑफ मास का हाइट. क्लियर? Yes, sir. जैसे अगर कोई कहे कि एक हाफ डिस्क या सॉलिड स्फीयर ऐसे रखा हुआ है, सॉलिड स्फीयर, हेमिस्फीयर, पूछा जाए इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो हमें पता है इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितना डिस्टेंस पे होता है. ओजस पाठक, यहां से कितना डिस्टेंस ऊपर है सेंटर ऑफ मास सॉलिड हेमिस्फीयर का? एनीवन जिसको याद है? CR/8. अनुष्का बताइए. बहुत बढ़िया. तो क्या हो जाएगा? mg इंटू 3r/8 इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस. अगर ये उसका उल्टा रखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली बता. चलो इसकी जरूरत पड़ेगी आगे पोटेंशियल एनर्जी लिखने में.